बेटा कुछ स्कूल्स के अंदर ये चैप्टर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हटा दिया गया है और कुछ स्कूल्स के अंदर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आ रहा है। वेटेज भी 5 से लेके 8 मार्क्स की वेटेज है इसकी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन डिपेंड करता है आपके स्कूल्स पर। तो एक बार कंफर्म कर लेना कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, और बहुत इजी आएगा। मैं आपको अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं और मैंने आपको 3 छोटी छोटी सी वीडियोस भी भेजी थी। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की हमने आपको 3 वीडियोस छोटी छोटी सी थी, 15-15 मिनट की। बस वही वीडियोस और वही क्वेश्चंस करने हैं आपको, दैट्स इट। तो 5 से लेके 8 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे आपके। आसान सा चैप्टर है। चैप्टर नंबर कौन सा है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का? चैप्टर नंबर है आई थिंक 22। देख लेते हैं एक बार। नहीं बेटा, जिन बच्चों को मुझे कुछ और आगे भी बताना है अभी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के लिए, तो मीटिंग लीव नहीं करेंगे अगर आपके स्कूल में नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ आगे भी हमें डिस्कशन करना है इसके बाद। ये रहा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2, और आप मेरे साथ साथ लिखेंगे कुछ क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 22, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए जरा साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन। मैं आपको बहुत लिमिटेड चीजें दूंगा, उसी के अंदर एग्जाम आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। दूसरा क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। दोस्तों क्वेश्चन में तो टाइप्स पूछा गया है, कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। वैसे आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, अकाउंट्स के अंदर जो सबसे ज्यादा चलता है सॉफ्टवेयर, आप में से शायद बच्चों को पता भी हो, टैली। ये एक सॉफ्टवेयर है जो सबसे ज्यादा यूज होता है अकाउंट्स के लिए। और दूसरा सॉफ्टवेयर है बिजी। तो अगर आपके पेरेंट्स के बिजनेस हैं तो उनके यहाँ पक्का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली या बिजी होगा। तो ये तो मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। क्वेश्चन में पूछा गया है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो इनके बारे में आप लिखेंगे सबसे पहले कस्टमाइज। कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, पहला लिखेंगे कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। दूसरा लिखेंगे रेडीमेड। रेडीमेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। पहला लिखा आपने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, दूसरा लिखा आपने रेडीमेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, और तीसरा टेलर मेड। बेटा सारा कुछ इन वीडियोस में डिफाइन है, तो डोंट वरी। लिमिटेड क्वेश्चन है, वीडियो से देखोगे आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। नहीं आता फिर हम बैठे हैं, हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो ये सिंपल क्वेश्चन जरूर कर लेंगे। फिर लिखेंगे आप डिफरेंस बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग। डिफरेंस बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग एंड, जो हम करते हैं वो होती है मैनुअल अकाउंटिंग, और जो कंप्यूटर करता है उसे कहते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। तो डिफरेंस बताना है आपको मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। फोर्थ, एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑब्लिक डिसएडवांटेजेस।
ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। बस 4 क्वेश्चंस हैं, इन्हीं 4 क्वेश्चंस को आपने पढ़ना है, 5 से लेके 8 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। जी जल्दी से इसको नोट करो फटाफट। और मुझे बताइए जिस जिसका हो गया कंप्लीट, फटाफट मुझे मैसेज में बताइए चैट बॉक्स में। डन। बेटा स्क्रीनशॉट नहीं लेना था, नालायक बच्चे हैं, कह रहे हैं सर स्क्रीनशॉट ले लें क्या? स्क्रीनशॉट नहीं, नोटिंग करना था, और बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं आपको कह रहा हूं बेटा इसको हैबिट डालो अब लिखने की, पेपर छूट जाएगा। मैं आपको बच्चों के मैसेज दिखाऊंगा जिन बच्चों का एग्जाम हुआ है, उन बच्चों ने बताया है हमें कि सर पेपर इजी था बट लेंदी था। बेसिकली वो लेंदी नहीं था, आपको हैबिट नहीं है लिखने की, इसलिए वो पेपर छूट गया उनका। तो पेपर लेंदी नहीं आएगा, इजी आएगा, क्योंकि इस साल वेटेज बहुत कम हो गई है, तो आसान आसान क्वेश्चंस आएंगे। चलिए ये बात आपकी यहाँ पे खत्म हो गई। दूसरी चीज, चैप्टर नंबर, अब आते हैं जरा फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स दोस्तों, फाइनल अकाउंट्स के अंदर अगर हम बात करें एडजस्टमेंट्स की, बात करें हम अगर एडजस्टमेंट्स की, जो बच्चों को मुश्किल लगती हैं एडजस्टमेंट्स, उसमें से कुछ तो ऐसी हैं सर जिन्होंने आना ही आना है, उनको तो आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो। पहली एडजस्टमेंट यहां लिखते हैं, फर्स्ट एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट आप सबको पता होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। दूसरी एडजस्टमेंट डेप्रीसिएशन। दूसरी एडजस्टमेंट डेप्रीसिएशन। तीसरी एडजस्टमेंट बैड डेब्ट्स ऑब्लिक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये तीसरी एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक डेप्रीसिएशन बैड डेब्ट्स ऑब्लिक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। दोस्तों एक आएगी हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट का मैंने आपको मतलब बताया था, क्या मतलब था एक बार दोबारा से सुन लो। जैसे ट्रायल बैलेंस दिया होता है, ट्रायल बैलेंस में कभी भी कुछ परसेंटेज करके दिया हो, कुछ भी हो सकता है, परसेंटेज लोन की भी हो सकती है, परसेंटेज इन्वेस्टमेंट की भी हो सकती है, कभी भी परसेंटेज दिख जाए तो आप समझ जाना कि सर, समझ जाना कि ये क्या है, ये हिडन एडजस्टमेंट है, आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड हिडन एडजस्टमेंट, ये कंफर्म है। फिफ्थ, मैनेजर कमीशन। बेटा लास्ट टाइम में बेनिफिट मिलता है एक्सपीरियंस का, जो इतने साल का एक्सपीरियंस है, प्लस टीचर्स के साथ हमारी डिस्कशन होती रहती है, सारे स्कूल टीचर्स के साथ। तो कंक्लूजन में आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ये 5 ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं जो हर पेपर में मिल रही हैं आपको। तो इन 5 एडजस्टमेंट्स पे पूरा पूरा फोकस करना है। इसके अलावा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो वो एडजस्टमेंट है लॉस बाय फायर, जिसमें आपको इंश्योरेंस क्लेम भी मिलता है। इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम, लॉस बाय फायर इंश्योरेंस क्लेम।
हमारे साथ कौन कौन है? आकांक्षा, कसक, कशिश अरोड़ा, कशिश सचदेवा, मेहुल, नील, निधि, सिया, सृष्टि, विदुषी। तो लॉस बाय फायर और उसका दूसरा क्या नाम होता है? इंश्योरेंस क्लेम। मैं आपको वो बता रहा हूं जो सारे स्कूल्स में कॉमन है। बेटा ये कॉमन है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारी एडजस्टमेंट नहीं आएंगी। अगर आपको लगता है कि हम जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लें और हमारे मार्क्स भी आ जाएं, तो इनको सबसे पहले करोगे। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो 5 के बाद इनको करो आप। जैसे 6 एडजस्टमेंट ये हो गई, और एक रेक्टिफिकेशन वाली एडजस्टमेंट। रेक्टिफिकेशन वाली एडजस्टमेंट की कुछ गलतियां हो जाती हैं, उनको सुधारना होता है। तो बेसिकली 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों को बाद में आपने करना है रेक्टिफिकेशन। मैं आपको इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशंस भी मार्क करूंगा, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा सर ये क्या है। तो फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट सिर्फ इतना ही करनी है। बेटा इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपको समझ आ रहा है ये क्या चल रहा है आज? जी बताएं मुझे फटाफट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ये क्या हो रहा है? मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स भी बता दी। जी अब हम चलते हैं आगे। दूसरा, अभी हमने पढ़ा था सिंगल एंट्री सिस्टम। बेटा ये चैप्टर सबसे ज्यादा आसान है, सिंगल एंट्री सिस्टम। इसकी भी वेटेज 4 से लेके 5 मार्क्स है, तो इसको तो आपने छोड़ना नहीं है। अच्छा ये बताओ, क्या मैंने आप बच्चों को इसका असाइनमेंट दिया था जिससे मैं क्वेश्चंस करा रहा था? बेटा असाइनमेंट जिसका मैंने आपको थोड़ा सा होमवर्क भी दिया था, क्या मैंने आपको ये असाइनमेंट भेजा है? इस असाइनमेंट में शायद कुल मिला के सिर्फ 7 ही क्वेश्चंस है। नो सर, बेटा इसके अंदर सिर्फ 7 क्वेश्चन है। आज ही भेज दूंगा असाइनमेंट। और वो क्वेश्चंस हमने ग्रेवाल सर की बुक, डीके गोयल सर की बुक और एनसीईआरटी इसमें से लिए हैं क्वेश्चंस। यस आज भेज देंगे। तो बस उतने ही करने हैं, ये 7 क्वेश्चंस खत्म। ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा इसके अंदर। और इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन मैं आपको अभी करा देता हूं। ऑलरेडी आपको आता होगा, फिर भी मुझे लग रहा है तो मैं आपको एक बार प्रैक्टिस करा दूं। एक क्वेश्चन दोस्तों जरा मेरे साथ साथ समझ लो, और वो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर है 21.42। बेटा क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में आ सकता है, एक ही लॉजिक रखेंगे, उस लॉजिक से क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना। मैंने आपको हमेशा बताया है, जब भी कोई पेपर में क्वेश्चन आ जाए क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। आप सब बच्चे सबसे आसान काम करोगे, और वो क्या काम होता है? वो होता है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। कोई फॉर्मूले याद नहीं करना, स्कूल्स के टीचर सब एक ही चीज करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे बस। और इस ट्रेडिंग का बस आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। मैं लिख देता हूं ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे आता है क्लोजिंग स्टॉक, और यही आपको ढूंढना है क्लोजिंग स्टॉक। फिर आता है परचेजेस, परचेजेस में से परचेज रिटर्न माइनस करते हैं, इसलिए हमने लिख दिया नेट परचेजेस। और यहाँ पे आती है नेट सेल्स, नेट सेल्स का मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। फिर आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये होता है ट्रेडिंग का फॉर्मेट। और सर जो डिफरेंस आया, अगर इधर डिफरेंस आया तो बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, इधर आया तो बोलते हैं ग्रॉस लॉस। बस इस फॉर्मेट से हमेशा सारे आंसर निकलेंगे। आओ जरा मेरे साथ साथ। परचेजेस दे रखी हैं 93,000, परचेज रिटर्न नहीं है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं परचेजेस दे रखी हैं 93,000।
वेजेस, दोस्तों वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है 20,000। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, आपको डायरेक्ट एक्सपेंस याद रखना है। डायरेक्ट एक्सपेंस से मुझे क्वेश्चन याद आया, अभी जो 2 बच्चे थे वो हमारे साथ दुबई के थे, कुवैत के, उनका पेपर हो गया, यानी सर आउट ऑफ इंडिया के अंदर पेपर हो चुका है। और वहां पे क्वेश्चन आया, सुनना जरा ध्यान से, वहां लिखा था फैक्ट्री रेंट 5,000 रुपए। अब वो बच्चा कंफ्यूज हो गया कि सर ये फैक्ट्री रेंट क्या लगता है, आप बताओ मुझे, डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट है? बेटा आप बताओ, सारे बच्चे सोच के, आप चैप्टर खत्म कर चुके हो, ये उसके स्कूल में क्वेश्चन पूछा था, फैक्ट्री एक्सपेंस डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? आप सब आंसर दो ध्यान से, मुझे नहीं पता, मैं आप सब बच्चों का आंसर चेक करूंगा। नील, मेहुल, सिया, मैंने आपको पहले ही कहा था, जब हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस की पूरी लिस्ट लिखवा रहे थे, मैंने कहा था इसको अच्छी तरह याद कर लेना, और उस लिस्ट में क्लियरली लिखा था ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस। और मैं आपको बोल रहा था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस बस याद कर लेना, 12 एक्सपेंस थे, वहां लिखा था ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस। इसका मतलब सर ये भी तो फैक्ट्री का ही खर्चा है, तो ये खर्चा भी कौन सा हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो जिन बच्चों ने डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा था, वेरी गुड बेटा, सारे फैक्ट्री के खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस याद रखने हैं, आकांक्षा ध्यान देना है। अगर लिखा होता ऑफिस रेंट, ऑफिस का रेंट, तो सर और कोई भी रेंट हो, ऑफिस का हो या पेपर में सिंपल लिखा हो रेंट, सिंपल लिखा हो रेंट, तो दीज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये कौन से एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट। चलो इस बात याद आ गया मुझे पेपर से, और आगे चलते हैं। फिर लिखा है सेल्स, सेल्स लिखी है 1,20,000, तो यहां लिख देते हैं सेल्स के आगे 1,20,000। और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। पावर वर्सेस इलेक्ट्रिसिटी, यस कशिश वो भी बताते हैं। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, दोस्तों आउटवर्ड तो हमेशा ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसका कुछ नहीं करना, आउटवर्ड हमेशा इनडायरेक्ट होता है। ओपनिंग स्टॉक दिया है 16,000, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 16,000। दो चीजें मिसिंग है, एक क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है और एक मिसिंग है ग्रॉस प्रॉफिट, बाकी सब आपने लिख दिया। इसी तरह से पेपर करना। लास्ट लाइन पढ़ते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन क्या लिखा है, कॉस्ट। इस लाइन को मैंने आपको बहुत बार समझाया है, आज एक बार अलग तरीके से भी समझाने की कोशिश करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट 25% किसका है, कॉस्ट का है। आइए जरा मेरे साथ साथ इस पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले हमने एक बार आपके साथ डिस्कस किया था, हमने लिखा था सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। पहले मैं वो तरीका बताता हूं जो मैंने आपको स्टार्टिंग से कराया था, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। और वो क्वेश्चन में लिखा है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट के ऊपर है, ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर है, कितना परसेंट है, 25%। चलिए, क्या सेल आपको पता है? यस, सेल हमें पता है, सेल कितनी है, 1,20,000, सेल आपको पता है जी। ये बताओ क्या कॉस्ट पता है, कॉस्ट, कॉस्ट नहीं पता, एक्स। प्रॉफिट कितना है, अब बताओ प्रॉफिट कितना हुआ, 25% ऑफ एक्स। तो यहां से आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, सिर्फ मैथ्स का यूज करना है। बट एक बार ये बताओ, क्या स्क्रीन आपको क्लियर है? मुझे थोड़ी सी ब्लर लग रही है जी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1,20,000।
1,20,000, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा x प्लस 25% ऑफ x, और ये क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। 125/100 इज इक्वल टू x। सिया वेरी गुड, इसको सॉल्व करो। 25 5 25 4 मैंने, वेरी गुड कशिश। 1,20,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 ऊपर 4 नीचे 5 इज इक्वल टू x। तो x कितना आ गया? 5 से डिवाइड करेंगे, ये तो x आ गया। अब आप ध्यान से देखना, मैं आपको कुछ शॉर्टकट दिखाना चाहता हूं। बेटा कुछ चीजें लास्ट के लिए रखी जाती हैं, शॉर्टकट्स। मैं आपको शॉर्टकट दिखाना चाहता हूं। मुझे प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट। बट ये क्या है बताना जरा। x को आपने क्या माना था? जल्दी से बताओ, x को क्या माना था? x को माना था कॉस्ट। ये तो कॉस्ट है। अगर मैं आपसे प्रॉफिट पूछूं, बेटा ये रहा प्रॉफिट, ध्यान से देखो, ये रहा प्रॉफिट। अगर मैं आप बच्चों से प्रॉफिट पूछूं तो आप ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं। शॉर्टकट आपको खुद समझ आएगा। प्रॉफिट था 25%। प्रॉफिट कितना है? 25%। 25% किसका? x का। ये रही x की वैल्यू, ये है x की वैल्यू, यानी 25% ऑफ x। 25% ऑफ x, ये रहा x। x क्या है? x है 1,20,000 इंटू 4/5, ये है x। इसका 25% क्या निकलेगा? ये निकल आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो जरा देखते हैं एक बारी। 25 के टेबल में आता है 4, और ध्यान से देखो 4 से 4 कट गया, तो 1,20,000 डिवाइड किससे किया है? 5 से। तो फाइनल लॉजिक क्या निकला? फाइनल लॉजिक अभी मैं आपको बताऊंगा। 1,20,000 को किससे डिवाइड करा? 5 से। याद रखना ये फाइनल लॉजिक है। और ये कैसे निकला ये अभी मैं आपको प्रूव भी करके दिखाता हूँ। 1,20,000 डिवाइड बाई 5 कितना आया? मेहुल का आंसर आ गया सर, ये आंसर आ गया 24,000। बेटा प्रॉफिट आ गया 24,000। और अगर 24,000 का प्रॉफिट आ गया, अब आप फटाफट क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हो। इसी मेथड को आप हमेशा यूज करेंगे अपने एग्जाम के अंदर। टोटल करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। चलो टोटल करते हैं। 16 और 24 होते हैं 40,000, 40 और 20 60,000, 60 और 193, तो ये आ गया 1,53,000। और 1,53,000 को माइनस करते हैं 1,20,000, तो कितना आंसर आया? आप चेक करो, हमारा आंसर आ रहा है 33,000। बेटा चेक करो अपनी अपनी बुक के अंदर, क्या क्लोजिंग स्टॉक 33 आ रहा है? जी जल्दी से बताएं मुझे, क्या क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है? यस। अब सर ये जो शॉर्टकट आपने दिखाया 1,20,000 को 5 से डिवाइड करना है, मैं आपको जरा इसके बारे में थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। ये क्या है समझेंगे जरा ध्यान से। जब भी प्रॉफिट होता है, जब भी प्रॉफिट होता है, या तो वो प्रॉफिट होता है ऑन कॉस्ट, या वो प्रॉफिट होता है ऑन सेल्स, या प्रॉफिट होता है ऑन सेल्स। बेटा कॉस्ट बड़ी होती है या सेल्स, ये आप बताएंगे। मैं आपके साथ कुछ शॉर्टकट डिस्कस करने जा रहा हूँ। कॉस्ट बड़ा होता है या सेल, इतना बताओ, जल्दी से बताओ बड़ा कौन सा होता है इसमें? ऑफ कोर्स सर सेल बड़ी होती है, सेल प्राइस हमेशा ज्यादा होती है। उन्होंने कहा था क्वेश्चन में कि जो प्रॉफिट है, क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो प्रॉफिट है 25%, कॉस्ट पे दिया हुआ है। 25% किस पे दिया हुआ है? कॉस्ट पर। और 25% को अगर मैं छोटा करूं तो ये आंसर आता है 1/4। ये आंसर आता है 1/4।
अब कुछ बच्चों को तो 1/4 का मतलब पता नहीं है, बस वो इतना बोलते हैं 1/4 1/4 25%। एक बच्चे को मैंने बोला कि नहीं गलत है, आंसर बताओ, तो कह रहा सर 1/4। मतलब उसने हिंदी में बता दिया एक ही बात को। 1/4 का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। 1/4 का मतलब, इसका मतलब होता है कि अगर 4 रुपए का कॉस्ट है, 4 रुपीज की कॉस्ट है, तो आप उस पर मुनाफा, प्रॉफिट कितना कमाते हो? प्रॉफिट कमाते हो 1 रुपया। यानी 4 रुपए के सामान पर 1 रुपए का प्रॉफिट कमाते हो। सुनना जरा ध्यान से, 4 रुपए के सामान पर 1 रुपया प्रॉफिट कमाते हो, तो क्या आप मुझे बता सकते हो सेल कितना हुआ? सेल बेटा 4 रुपए का सामान है, 1 रुपए का प्रॉफिट है, कितने रुपए में बेचोगे? जल्दी बताओ कितने रुपए में बेचोगे? 5 रुपए में। वेरी गुड कशिश। 4 की कॉस्ट है, 1 रुपए का प्रॉफिट है, इसका मतलब कितने में बेचोगे? 5 रुपए। और प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट तो वही रहेगा, 5 रुपए का सामान है और 1 रुपए का क्या है? प्रॉफिट। 5 रुपए का सामान है और 1 रुपए का क्या था? प्रॉफिट। तो मैंने क्या करा? मैंने कुछ नहीं करा, ऊपर वाली चीज बस नीचे प्लस करी है। ऊपर वाली चीज प्लस करी है इसके रीजन की वजह से। 5 का सेल है तो 1 रुपए का क्या है? प्रॉफिट। और आपको पता है सेल आपको दे रखी थी दोस्तों, सेल आपको पहले ही दे रखी है। कितनी सेल दे रखी थी? 1,20,000। और यही काम यही काम आपने करा इतनी मेहनत के बाद। ये देखो ध्यान से, 1,20,000 को किससे डिवाइड किया था? 5 से। बट अब ये 5 कैसे आया, इसी के लिए हमने आपको शॉर्टकट बताया है। सीधा 5 कैसे आया? वो सीधा 5 यहां से आया। बच्चे कह रहे हैं सर ये शॉर्टकट आपने पहले क्यों नहीं बताया? बेटा कुछ चीजें लास्ट के लिए रखी जाती हैं जिससे अब आपको जल्दी समझ आ गई बात। मुझे ये बात बताओ, क्या आप सब बच्चों को ये समझ आया ये शॉर्टकट मैंने क्या करा? पेपर में बेटा टाइम सेव करना है, सीधा शॉर्टकट लगा देना। जी बेटा, अगर किसी को डाउट है तो आप अनम्यूट कर सकते हो। सीधा प्रॉफिट आ जाएगा इससे 24,000। ये समझ आना चाहिए आपको। जितना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट 11th में क्लियर हो जाएगा। समझ नहीं आया कुछ बच्चों को। बेटा मैंने क्वेश्चन को आपको क्लियर कर दिया। मेरा काम ये है कि आज मैं आप सब बच्चों को इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशंस मार्क कर दूंगा एक पेपर पे। उनको आप, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, जरूर ट्राई करना, हाथ से लिख लिख के ट्राई करना। एटलीस्ट उतना जरूर करना आप सब बच्चे, अदरवाइज पेपर फिर आपको लेंदी लगेगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। बी प्रिपेयर फॉर संडे टेस्ट एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।